तारीख 11 अगस्त साल 1908, जगह मुजफ्फरपुर, जहां एक क्रांतिकारी के गले में फंदा डाला जा रहा था, जिसकी उम्र थी केवल 18 साल 8 महीने और 8 दिन। न माथे पर कोई शिकन थी, ना ही आंखों में डर। हाथों में भगवत गीता और होठों पर आजादी के गीत। मुस्कुरा तो ऐसे रहा था मानो अंग्रेजों को चैलेंज दे रहे हों कि मेरा काम निपट गया है, अब आगे आने वाले देख लेंगे। वो ज्यादा लंबे चौड़े कद का तो नहीं था, लेकिन उसने अपने जोश जुनून से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। उसके तेवर देखकर एक पल के लिए तो जल्लाद के हाथ भी कंपकपाने लगे थे। जीते जी उसने अंग्रेजों को चैन से जीने नहीं दिया, और मरने के बाद उसकी शहादत भी कमाल कर गई। कहते हैं कि जब उस क्रांतिकारी का अंतिम संस्कार किया गया तो लोग डिब्बियां लेकर इंतजार कर रहे थे उसकी चिता की राख ले जाने के लिए। बाद में माओ ने अपने बच्चे को उसी राख के ताबीज बना कर दिए ताकि वो भी उसी तरह के बहादुर और देशभक्त बने। लेकिन वो क्रांतिकारी था कौन जिसने बूढ़े भारत में जवानी ला दी और खुद हंसते हंसते देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जो सबसे कम उम्र में शहीद हुआ 134 साल पहले। देखिए, 3 दिसंबर 1889 को वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर जिले में त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिय देवी के घर एक बेटे का जन्म होता है। बेटा पैदा होने की वजह से घर में खुशी का माहौल था, साथ में उसे खोने का डर भी था। जी हाँ, दरअसल बात ये थी कि त्रैलोक्यनाथ के इससे पहले भी 2 बेटे पैदा हो चुके थे, लेकिन बीमारी के कारण छोटी उम्र में ही उसने दोनों बेटों को खो दिया था। तो इस बार तीसरी संतान को लेकर उसका डर वाजिब था। इसलिए बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए एक टोटका किया गया, जिसमें त्रैलोक्यनाथ की बेटी ने 3 मुट्ठी चावल देकर बच्चे को खरीद लिया। असल में नहीं, बस टोटके के तौर पर। अब चूंकि चावल को वहां खुदी बोला जाता है, इसलिए बच्चे का नाम पड़ गया खुदीराम। खुदीराम ने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की और उसके बाद अनुशीलन कमेटी नाम की एक संस्था से जुड़ गए, जो लोगों को समझाती थी कि गुलामी की जंजीरों को एक ही चीज तोड़ सकती है, वो है क्रांति। और खुदीराम तो बचपन से ही आजादी का सपना देखते आए थे। उसके मन में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। जिस उम्र में लड़के किताबों की दुनिया और खेल कूद में मस्त रहते हैं, उस उम्र में खुदीराम बोस अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने उतर गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पर्चे बांटने जो है शुरू कर दिए। दरअसल बात है साल 1906 की। उस वक्त मेदिनीपुर में खुदीराम बोस विदेशी वस्तुओं का विरोध कर रहे थे, लेकिन कई दुकानदार बार बार समझाने के बाद भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब रिक्वेस्ट और वार्निंग्स का दुकानदारों पर कोई असर नहीं हुआ तो खुदीराम बोस ने विदेशी माल से भरे गोदाम को आग लगा दी। इसके बाद खुदीराम को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस बार उसे अंग्रेजों के विरोध में वंदे मातरम के पर्चे बांटने थे, वो भी मेदिनीपुर मेले में, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी थी। उसी भीड़ के बीच खुदीराम वंदे मातरम की कॉपीज बांट रहे थे। इसी बीच अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई और पुलिस खुदीराम को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन खुदीराम भी पक्के थे। उसने अंग्रेज अफसरों के मुंह पर मुक्का चढ़ दिया और वहां से भाग गए। कई दिनों तक अंग्रेजी फौज एक 15 साल के बच्चे को ढूंढने में लगी रही, पर आखिर में वो पकड़ा भी गया। और ये पहली बार था जब देश के लिए खुदीराम गिरफ्तार हुए। इसके बाद उनके खिलाफ केस चलाया गया। उन दिनों डिस्ट्रिक्ट जज थे डगलस किंग्सफोर्ड। इस जज को भारतीयों से सख्त नफरत थी। वो सजा के नाम पर भारतीयों पर कोड़े बरसाने की सजा देता था। खुदीराम नाबालिग थे, इसलिए उन्हें जेल में तो नहीं भेजा गया, लेकिन 15 साल के खुदीराम को जज ने 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। इसके अत्याचार से हर कोई परेशान था। जब किंग्सफोर्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आखिर में इसे मारने का प्लान बनाया गया और ये जिम्मेदारी सौंपी गई खुदीराम और उसके साथियों को। तो तारीख चुनी गई 8 अप्रैल 1908। 17 साल के खुदीराम बोस और उसके दोस्त प्रफुल्ल चाकी ने पहले एक पार्सल में बम छिपाकर डगलस को मारने का प्लान बनाया, लेकिन अफसोस किंग्सफोर्ड ने वो पार्सल नहीं खोला और वो प्लान फेल हो गया। जज किंग्सफोर्ड की जगह एक एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया। इस बीच क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज से डरकर किंग्सफोर्ड ने अपना तबादला बंगाल से दूर बिहार के मुजफ्फरपुर में करवा लिया। अब ऐसे में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल पटेल की मदद एक क्रांतिकारी संगठन ने भी की और दोनों को पिस्तौल और कारतूस देकर बिहार भेज दिया। 18 अप्रैल 1908 को खुदीराम और प्रफुल्ल मिशन के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे और किंग्सफोर्ड की डेली रूटीन और घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। दोनों ने एक धर्मशाला में रहने का बंदोबस्त किया। इसी बीच पुलिस के गुप्तचरों को पूरे प्लान की भनक लग गई, सो किंग्सफोर्ड की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बावजूद इसके खुदीराम और प्रफुल्ल को यह पता चल गया कि भाई वो हर रात जो है अपनी पत्नी के साथ स्टेशन क्लब आता है।
बस यहीं से उनके दिमाग में आइडिया जो है हिट किया। प्लान साफ था, क्लब से वापस आते समय किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंककर उसे उड़ा देंगे। अब उस जमाने में मुजफ्फरपुर के स्टेशन क्लब में खूब रौनक लगी रहती थी। वहां हर शाम ब्रिटिश ऑफिसर्स और हाई पोजीशंस पर काम करने वाले इंडियंस पार्टी करते और इंडोर गेम्स का लुत्फ उठाते। लेकिन कलकत्ता के कंपैरिजन में मुजफ्फरपुर की शामें कुछ जल्दी खत्म हो जाया करती थी। 30 अप्रैल 1908 की शाम किंग्सफोर्ड ब्रिटिश ऑफिसर बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की वाइफ और बेटी के साथ ब्रिज खेल रहे थे। करीब 8:30 बजे जब खेल खत्म हुआ तो दो लेडीज मिसेस कैनेडी और उसकी ग्रेस कैनेडी एक बग्घी पर सवार हुई। ये बग्घी किंग्सफोर्ड की बग्घी से काफी मिलती जुलती थी। दूसरी बग्घी में किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी जाकर बैठ गई। उन लेडीज ने भी वही सड़क ली जो किंग्सफोर्ड के घर के सामने होकर जाती थी। जैसे ही बग्घी किंग्सफोर्ड के घर के पास पहुंची, वहां छिपकर बैठे दोनों क्रांतिकारी उसकी तरफ दौड़े और बग्घी में बम फेंक दिया। बग्घी के खरपच्चे उड़ गए, लेकिन इस धमाके में किंग्सफोर्ड की जान बच गई, क्योंकि जिस बग्घी पर बम फेंका गया था वो उसकी थी ही नहीं। उसमें मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी थी। धमाके के 1 घंटे बाद ही ग्रेस कैनेडी की मौत हो गई, जबकि मिसेस कैनेडी अगले 24 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और 2 मई को वो भी चल बसी। बम का धमाका इतना तेज नहीं था, लेकिन उसको अचूक निशाने के साथ फेंका गया था। अगर क्रांतिकारियों से निशाना लगाने में 1 फीट की भी गलती हुई होती तो दोनों लेडीज में से कम एक की जान तो बच जाती। खुदीराम और प्रफुल्ल पटेल दोनों बम फेंकते ही रात के अंधेरे में खो गए। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उनका निशाना चूक गया है। वहीं खुदीराम से एक और गलती हो गई। दौड़ते वक्त उसके जूते पीछे छूट गए। दूसरी तरफ जिले में रातों रात अनाउंसमेंट करा दी गई कि जो शख्स इन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बस फिर क्या था भाई, पूरे मुजफ्फरपुर शहर में सनसनी फैल गई। खुदीराम और प्रफुल्ल बचते बचाते वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने रात के अंधेरे में भागते हुए करीब 24 मील की दूरी तय कर ली थी। वैनी स्टेशन के बाहर दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे से गले मिले और इस वादे के साथ अलग अलग डायरेक्शंस में चल पड़े कि अगर जिंदा रहे तो कलकत्ता में फिर मिलेंगे। अब रात भर चलने के बाद खुदीराम रेस्ट करने बैठे ही थे कि उन्होंने सुना कि कुछ लोग आपस में रात की घटना की चर्चा कर रहे हैं। उसमें से किसी ने कहा वो किंग्सफोर्ड तो नहीं मरा इस बम से, लेकिन एक ऑफिसर की वाइफ और बेटी मारी गई। ये सुनकर खुदीराम को धक्का लगा। वहां पर अंग्रेज पुलिस के कुछ सिपाही और जासूस भी घूम रहे थे। खुदीराम की थकावट, उम्र, बांग्ला बोलने का लहजा और नंगे पांव देखकर उन्हें शक हुआ और वक्त गवाए खुदीराम को पकड़ लिया गया। खुदीराम के पास बंदूक भी थी, लेकिन वो इतना थक चुके थे कि कुछ कर नहीं पाए। पुलिस उन्हें पकड़कर मुजफ्फरपुर स्टेशन ले गई। तब तक उनकी गिरफ्तारी की खबरें चारों तरफ आग की तरह फैल चुकी थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 18 साल के लड़के ने किसी अंग्रेज को मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने प्रफुल्ल को भी पकड़ लिया। वो लोग प्रफुल्ल को ले ही जा रहे थे कि वो हाथ छुड़ाकर भाग निकला। उसने पुलिस कांस्टेबल पर एक रिवॉल्वर से कुछ गोलियां भी फायर की। इसके बावजूद जब वो वहां से निकल नहीं पाया तो उसने उसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। इसके बाद पुलिस ने उस क्रांतिकारी का सिर काटकर कलकत्ता भिजवा दिया ताकि ये पक्का हो सके कि ये वही प्रफुल्ल कुमार चाकी है। उधर खुदीराम बोस पर हत्या का मुकदमा चला। इसी बीच खुदीराम ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बात पर बेहद अफसोस है कि बेकसूर कैनेडी और उनकी बेटी गलती से मारे गए। ये मुकदमा महज 5 दिन चला। 8 जून 1908 को उन्हें अदालत में पेश किया गया और 13 जून को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। जज भी हैरान था कि मौत सामने थी, लेकिन 18 साल के उस लड़के के चेहरे पर शिकन तक न आई। खुदीराम के ऐसे तेवर देखकर जज ने पूछा, क्या तुम सजा का मतलब समझ गए? तो खुदीराम ने सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा कि मैं फैसले का मतलब पूरी तरह से समझ गया हूं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसके बाद खुदीराम बोलना शुरू करते हैं और कहा कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं सबको बता सकता हूं कि बम कैसे बनाया गया था, और वक्त मिला तो आपको भी बनाना सिखा दूंगा। वहां खुदीराम को मौत की सजा दी जा रही थी और वो इस फिक्र में थे कि बम बनाने का फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। खैर 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे भारत की आजादी के इतिहास में पहली बार एक किशोर को फांसी दी गई। उस समय उनके हाथ में गीता की एक प्रति थी और उनकी उम्र थी 18 साल 8 महीने और 8 दिन। जेल के बाहर उन्हें विदाई देने के लिए एक बड़ी भीड़ वंदे मातरम का नारा लगा रही थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने खुदीराम बोस की शहादत पर कई लेख लिखे। वहीं उनके अंतिम संस्कार में इंपीरियल अखबार ने एक खबर छापी जिसमें लिखा था कि एक वीर क्रांतिकारी के चिता की राख के लिए लोगों में छीना झपटी मच गई। कोई सोने के डिब्बे में तो कोई चांदी के बर्तन में, कोई हथेलियों में तो कोई शहीद की राख उठाए ले जा रहा था। एक मुट्ठी राख के लिए लोग बावले हो उठे थे।
माओ ने अपने बच्चों को उसी राख के ताबीज बना कर दिए ताकि वो भी खुदीराम की तरह बहादुर और देशभक्त बने। खुदीराम की कहानी ने आजादी के आंदोलन को एक नई राह दी। पहली बार भारतीयों को लगा कि जब एक छोटा सा लड़का आजादी के लिए जान दे सकता है तो वो क्यों नहीं। बच्चे बच्चे के लिए खुदीराम एक मिसाल बन गए। कहते हैं कि बंगाल के सारे युवक उन दिनों जो धोती पहनते थे उसकी बॉर्डर पर खुदीराम बना होता था। दरअसल खुदीराम को जब फांसी की सजा दी जा रही थी तो वो हंसते हुए फांसी के फंदे की तरफ चले। नई धोती पहनकर वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे मानो फांसी की सजा नहीं कोई फेस्टिवल मनाने जा रहे हो। इसलिए शहादत के बाद खुदीराम इतने फेमस हो गए कि भाई बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे जिसके किनारों पर खुदीराम लिखा रहता था। इस धोती ने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले युवा इन धोतियों को पहनकर सीना तानकर स्वाधीनता की राह पर निकल पड़े। खुदीराम को फांसी दिए जाने के बाद बंगाल में चारों ओर बगावत के सुर उठने लगे। खुदीराम के सम्मान में एक जेल की दीवारों पर गीत लिखा गया जो आज भी बंगाल के घर घर में गाया जाता है। ये गीत है, एक बार विदाई दे मां घूरे आसी, हांसी हांसी परिबो फांसी, देख बे जोगो तवासी, जिसका हिंदी में मतलब है, ओ मां मुझे एक बार विदा दो, तनिक घूम कर आता हूं, हंसता हंसता फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा और सारे भारतवासी देखेंगे। और सचमुच उन्हें हर कोई देखता रह गया। जेल के बाहर उन्हें विदाई देने के लिए कई लोगों की भीड़ लगी थी। जीते जी जो उन्होंने किया सो किया। मरने के बाद उनकी शहादत भी ऐसी कमाल कर गई कि भाई देश में स्वतंत्रता संग्राम के शोले भड़क उठे। वो खुद तो चले गए लेकिन सिंह जैसे कई बहादुर देशभक्तों को रास्ता दे गए। आप ऐसे बहादुर, निडर और इतनी कम उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाली देशभक्त के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।